वो कभी अर्थ पर एक हंटर हुआ करता था, लेकिन अचानक 100 सालों के लिए डेमन रेल्म में जा गिरा। इन 100 सालों में उसने मैक्स लेवल स्किल्स हासिल कर लीं। डेमन ड्रैगन को हराने और डायमेंशनल ऑर्ब हासिल करने के बाद उसने आखिरकार अपनी खोई हुई अर्थ पर शानदार वापसी की। उसके पुराने साथी अब तक दुनिया भर में बिखर चुके थे, और वो भी अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। सबसे मजबूत हंटर के रूप में वो अब पूरी दुनिया पर छा जाने के लिए एक लेजेंडरी सफर की शुरुआत करेगा। डेमन रेल्म में 100 सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद मशीयू आखिरकार डेमन रेल्म के सबसे ताकतवर रूलर डेमन ड्रैगन को चैलेंज करने आया। लेकिन इस समय तक वो पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। जब डेमन ड्रैगन ने उससे पूछा कि मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने दृढ़ता से कहा कि वो अपनी मातृभूमि लौटना चाहता है। डेमन ड्रैगन ने उसे बताया कि उसे उसकी मातृभूमि वापस भेजने की एनर्जी वाला डायमेंशनल ऑर्ब उसके दिल के अंदर है। ये कहकर उसने मशीयू पर अपना आखिरी हमला कर दिया। अचानक उस आदमी का पूरा शरीर गोल्डन लाइट से चमक उठा। डेमन ड्रैगन ये देखकर हैरान रह गया कि मशीयू के घाव भर रहे थे। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई साधारण रिकवरी एबिलिटी नहीं थी, बल्कि रीजेनरेशन की खौफनाक ताकत थी। उसे समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा शख्स एक ऐसा सुपर वॉरियर है जिसके पास हीलिंग आर्ट्स और कॉम्बैट पावर दोनों हैं। उसकी अपनी मौत आ चुकी थी, बस एक ही वार में वो मारा गया। डायमेंशनल ऑर्ब हासिल करने के बाद उसने उसे एक ही घूंट में निगल लिया, फिर मैजिक सर्कल को एक्टिवेट किया और अपनी लंबे समय से बिछुड़ी मातृभूमि अर्थ पर वापस लौट आया। जब वो उठा तो उसने खुद को एक जंगल के बीचों बीच पाया। ये कंफर्म करने के बाद कि पैरासाइट बीज का स्प्रे अभी भी उसके शरीर के अंदर था, उसने अपने आसपास की जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसने अपनी ताकत, माना को समन करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी माना अपनी नॉर्मल स्टेट के केवल 20% पर थी। वो तुरंत समझ गया कि ये डायमेंशनल ट्रैवल का साइड इफेक्ट था। बिल्कुल वैसी ही स्थिति जब सालों पहले उसने अर्थ से दूसरी दुनिया में कदम रखा था। ये याद करते हुए कि दूसरी दुनिया में अपनी ताकत वापस पाने में उसे दशकों लग गए थे, वो ये सोचकर परेशान हो गया कि क्या अपनी ताकत को फिर से पाने में उसे एक और युग लग जाएगा। अचानक एक औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसके पीछे एक वाइल्ड बोर डेमी ह्यूमन पड़ा था जो उसका पीछा कर रहा था। मिनी यू ने आसानी से एक ही वार में उस डेमी ह्यूमन का काम तमाम कर दिया। आखिरकार एक जीवित इंसान से मिलने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से सब कुछ पता लगाना था। कुछ पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि अब साल 2037 चल रहा है और वो अपने होमलैंड कंट्री के लौट आया है। वो 2027 में डेमन रेल्म में खिंच गया था, जिसका मतलब था कि डेमन रेल्म में बिताए 100 साल अर्थ पर केवल 10 साल के बराबर थे। जब उसे पता चला कि वर्तमान प्रेसिडेंट चो दसाऊ है, तो उसका चेहरा नफरत से भर गया। वो कमीना सच में प्रेसिडेंट बन गया। फिर उसे महसूस हुआ कि यहाँ का माना फ्लो बहुत ही अजीब था। उस औरत ने उसे बताया कि वे इस समय टावर ऑफ लर्निंग के अंदर हैं। ये कुछ साल पहले दिखाई देने वाले हंटर डंजन्स जैसी जगह थी, और यहाँ से सफलतापूर्वक गुजरने पर एबिलिटीज अवेकन हो जाती थीं। अवेकेंड लेवल के आधार पर बेहतरीन गिल्ड्स में शामिल होने का मौका मिलता था। मशीयू ने पूछा कि आमतौर पर टावर ऑफ लर्निंग को क्लियर करने में कितना समय लगता है। जब उसे पता चला कि रिकॉर्ड होल्डर सेकेंड जनरेशन हंटर रियू जियुआन को 3 हफ्ते लगे थे, तो उसके दिमाग में एक प्लान आ गया। उसी समय उनके पीछे एक डेमन टाइगर आ गया। खतरनाक गुर्राहट निकालते हुए उसकी मांसपेशियां तन गईं। वो औरत डर गई और भागने के लिए तैयार थी, लेकिन मशयू बिना डरे क्लियरिंग टाइम कैलकुलेट करने में व्यस्त था। उसने झल्लाहट के साथ कहा, लगता है कि मैं टाइमिंग को ज्यादा टाइट नहीं रख सकता। फिर अपने हाथ के एक इशारे से उसने तुरंत उस विशाल जानवर को मार गिराया और शांति से कहा, 5 दिन काफी होने चाहिए। इंपीरियल गिल्ड प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक सबॉर्डिनेट ने मिली जुन को रिपोर्ट किया कि कोई टावर से बाहर निकला है, लेकिन अजीब बात यह थी कि क्लियर करने वालों में से एक एंट्री लिस्ट में नहीं था। जब मशी जुन ने इस शख्स की फोटो देखी तो वो हैरान रह गया। फोटो में दिख रहा व्यक्ति उसका लंबे समय से खोया हुआ बड़ा भाई था। समय टावर में 5वें दिन पर वापस जाता है। आखिरी मॉन्स्टर को हराने के बाद मशीयू ने पाया कि उसकी पावर 25% तक रिकवर हो गई थी। फिर सिस्टम ने उसकी एबिलिटी वैल्यूज और स्किल एट्रीब्यूट्स को डिटेक्ट किया, लेकिन डिस्प्ले किया कैनॉट मेजर। ये सुनकर वो मुस्कुराया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से इसी की उम्मीद थी। इसके बाद टेलीपोर्टेशन गेट खुल गया। उसने गेट में कदम रखा और मन ही मन सोचा, आखिरकार सिटी ए वापस जा रहा हूं। उसके बाहर आते ही तुरंत हलचल मच गई, क्योंकि सभी ने उसकी शानदार उपलब्धियों के बारे में पहले ही सुन लिया था। इस समय टीम 2 का लीडर अपना रूटीन इंस्पेक्शन कर रहा था। उसे अपने सबॉर्डिनेट से पता चला कि मशीयू वो शख्स था जिसका नाम लिस्ट में नहीं था।
उस आदमी की दुबली पतली कद-काठी और आंखों में घमंड देखकर उसके मन में तुरंत नफरत पैदा हुई और वो उसे कम आंकने लगा। उसने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हारा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? मशीऊ ने कहा कि वो एंट्रेंस से अंदर नहीं आया था। लीडर ने उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, लेकिन मशीऊ ने ये कहकर बात टाल दी कि बस किस्मत मुझे यहाँ ले आई है। लीडर ने तिरस्कार से मिन्यू के माथे पर उंगली चुभोई। उसे शक था कि उसने कैमोफ्लाज टाइप स्किल्स अवेकन कर ली हैं और उसने सच उगलने की मांग की, वरना वो उसका चेहरा फाड़ कर रख देगा। इस धमकी का सामना करते हुए मिन्यू ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी, लीडर को अपना बदबूदार मुंह बंद रखने और हमला करने के लिए कहा। गुस्से में पागल लीडर ने तुरंत उस पर एक मुक्का जड़ दिया। जब मशी जुन मौके पर पहुंचा तो उसने केवल बेहोश लीडर और उसके कई सबॉर्डिनेट्स को जमीन पर पड़े देखा। ये जानकर कि हमलावर गायब हो गया है, मशी जुन ने जल्दबाजी में सर्वेलेंस फुटेज निकाला। फुटेज में मिन्यू को सभी 5 हंटर्स को हराने में केवल कुछ सेकंड लेते हुए दिखाया गया। फुटेज में उस पहचाने हुए चेहरे को देखकर मशी जुन को यकीन हो गया कि वो उसका बड़ा भाई है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी शक्ल अभी भी 10 साल पहले जैसी क्यों है। उसने तुरंत आदेश दिया, तुरंत एक मैन हंट शुरू करो, लेकिन किसी भी हालत में मिन्यू के साथ संघर्ष में मत पड़ना। जब उसका सामना हो तो बस खुद को मिनी जुन के लोगों के रूप में पहचान कराना और उसे वापस आमंत्रित करना। इस समय मिन्यू के साथ यात्रा करने वाली औरत ने उसे ढूंढ लिया। उसने बताया कि हालांकि उसे लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने एक ए रैंक स्किल अवेकन की है। मशीऊ ने सोचा, ए रैंक? हालांकि उसे अभी तक फाइनल इवैल्यूएशन नहीं मिला है, लेकिन गिल्ड में रिक्रूट करना बुरा नहीं होगा। इसीलिए उसने उस औरत को इंपीरियल गिल्ड के साथ साइन करने के लिए आमंत्रित किया। वो औरत बेहद खुश हुई और तुरंत मान गई। जब वे बात कर रहे थे, एक आवाज गूंजी, तुमने अपने गिल्ड का नाम इंपीरियल रखा है, लेकिन तुम्हारी हरकतें गुंडों से अलग नहीं हैं। मिनश्यू जुन ने ठंडी नजर से नए आने वाले शख्स को देखा और कहा कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो। हंटर रियू जी वॉन, एक सफेद बालों वाला सूट पहने आदमी और एक भूरे बालों वाला स्लिक बैक हेयरस्टाइल वाला आदमी वहां प्रकट हुए। वो सफेद बालों वाला आदमी वही रियू जी वॉन था जिसका जिक्र मशियू ने किया था, एक एस रैंक हंटर और डायमंड गिल्ड का प्रेसिडेंट। उस भूरे बालों वाले स्लिक बैक आदमी का नाम था चू सुनॉन गिल, जो खुद भी एक एस रैंक हंटर और व्हाइट लायन गिल्ड का प्रेसिडेंट था। रियू जी वॉन ने जमीन पर पड़े बेहोश सिक्योरिटी टीम के मेंबर्स को ध्यान से देखा और हैरानी से कहा, कितना खौफनाक इंसान है, बाहर आते ही तबाही मचा दी। ची स्योंगल ने भी कहा कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एडवांस्ड स्किल्स वाला एक अवेकनर होना चाहिए जो आगे चलकर एक हाई टियर कॉम्बैट पावर बन सकता है। उसने मशीऊ में गहरी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन रियू जी वॉन भी उसे रिक्रूट करना चाहता था। इसलिए उसने सुझाव दिया कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। दोनों प्रेसिडेंट्स के प्रपोजल्स पर मशीऊ ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अंत में वे एक समझौते पर पहुंचे। जिस भी गिल्ड को मशीऊ सबसे पहले मिलेगा, उसे दूसरों को सूचित करना होगा। रियू जी वॉन को बाहर आते देख उसके नीले बालों वाले सबॉर्डिनेट ने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक रहा, और रियू जी वॉन ने सभी गिल्ड के सी और डी रैंक मेंबर्स को किसी को ढूंढने का आदेश दिया। सबॉर्डिनेट ने पूछा कि किसे ढूंढना है, और उसने एक मतलब भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, उस लड़के को, मिन श्यू जुन के भाई को। इस बीच टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर आने के बाद मिन श्यू ने सबसे पहला काम फ्राइड चिकन खाने का किया। ब्रे को शुरू में समझ नहीं आया, लेकिन फ्राइड चिकन का स्वाद चखने के बाद वो तुरंत हैरान रह गया। चिकन शॉप से निकलते हुए ब्रे ने पूछा कि उसका आगे कहाँ जाने का प्लान है। उसने आराम से जवाब दिया, जाहिर है घर। फिर वो एक अकेले बने हुए घर में लौट आया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अतीत के दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गए। उसके पिता बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसकी माँ ने अभी अभी खाना बनाना खत्म किया था, और उसका बचपन का रूप और शी जुन खुशी खुशी अपने पिता की बाहों में कूद रहे थे। लेकिन हकीकत बहुत ही उजाड़ थी। घर पहले से ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा था। उसने चुपचाप ये सब देखा, फिर बाहर बैठकर सोचने लगा, मुझे सच में अब अपने माता पिता के चेहरे साफ तौर पर याद नहीं आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भूल जाना भगवान का एक तोहफा है, लेकिन उसके लिए ये एक श्राप था। डेमन रेल्म में बिताए 100 सालों में उसने खून खराबे से भरे उस ग्रह पर जिंदा रहने के लिए पागलों की तरह लड़ाई की थी, और धीरे धीरे इंसान होने का एहसास खोने लगा था। और उसका फिजिकल टाइम रुका होने के कारण उसकी सेल्फ अवेयरनेस भी धुंधली पड़ने लगी थी। उन लंबे सालों के दौरान उसे लगा कि भूल जाने वाले एक श्राप द्वारा उसे मिटाया जा रहा है। इसलिए उसने पागलों की तरह यादों को संजो के रखने की कोशिश की। अपने छोटे भाई की यादें, अपने डिसाइपल्स की यादें।
इस तरह वे यादें उसका जुनून और लालसा बन गई, जो अब कभी सिर्फ आम यादों में नहीं बदल सकती थी। इसी की वजह से वो उन अकेले 100 सालों में जिंदा बच पाया था। अपनी सोच विचार पूरी करने के बाद उसने अपने भाई और डिसाइपल्स को ढूंढने के लिए निकलने की तैयारी की। जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसे हंटर्स के ग्रुप ने घेर लिया। छत पर खड़े लाल बालों वाले आदमी, डायमंड गिल्ड के सी रैंक हंटर ब्यून हाक मून ने अचानक कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें ढूंढने में हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी? मिन शियू ने आलस से जवाब दिया, तो क्या क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिलासा दूं? ब्यून हाक मून ने अपनी डायमंड गिल्ड की मेंबरशिप निकाली, लेकिन मशियू की आंखों में इसकी कोई अहमियत नहीं थी। उसकी असली ताकत को जाने बिना ब्योन हाकमून ने फिर भी उकसाया, क्या तुम खुद चलकर आओगे या मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर करूं? तेज तर्रार मिन शियू ने कोई रहम नहीं दिखाया। मुझे लगता है कि चारों पैरों पर रेंगना तुम्हारी शक्ल पर ज्यादा सूट करता है। आजकल तो गोरिल्ला भी हंटर्स बन सकते हैं। इससे ब्योन हाकमून तुरंत गुस्से से पागल हो गया। उसने जल्दी से अपनी पावर एक्टिवेट की। उसके पूरे शरीर पर बिजली कड़कने लगी और वो पलक झपकते ही मशी के पीछे पहुंच गया। फिर एक जोरदार बिजली के वार के साथ उसने उसे जोर से दीवार पर दे मारा। तुम गुरिल्ला किसे कह रहे हो कमीने? ब्योन हाकमून बुदबुदाया। मशी गन्ने की तरह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। असल में वो ब्योन हाकमून का स्किल पैनल चेक कर रहा था। उसने अपने शरीर के अंदर मौजूद ब्रे से पूछा, क्या इसे खाना चाहते हो? ब्रे खुशी खुशी जवाब दिया, अर्थ पर खाने के लिए ये मेरी पहली स्किल है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, वो आराम से खड़ा हो गया। इससे पहले कि ब्योन हाकमून कुछ समझ पाता, वो एक भूत की तरह उसके पीछे गया और आसानी से एक मुक्का मारकर उसे जमीन में इतनी गहराई तक गाड़ दिया कि उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता था। फिर उसने ब्योन हाकमून की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। खा लो ब्रे। उसके इतना कहते ही उसके हाथ से सुनहरे रंग की काली धुंध का एक गुबार निकला। ब्योन हाकमून के नीचे एक रहस्यमयी मैजिक सर्कल बन गया, जो लगातार उसकी सी रैंक एबिलिटी लाइटनिंग फ्लैश को सोखने लगा। इसके बाद मशी के दिमाग में एक मैकेनिकल सिस्टम की आवाज गूंजी, ब्रे स्किल एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। मशी सुखद रूप से हैरान था। ओह, तो ये अर्थ पर भी काम करता है। ये देखकर बाकी लोगों ने ढील देने की हिम्मत नहीं की और एक झुंड में मिनशी ऊपर झपट पड़े। इससे उसे प्रैक्टिस करने का एकदम सही मौका मिल गया। उसने अपनी पावर एक्टिवेट की और ब्योन हाकमून वाली ही तकनीक का इस्तेमाल किया। बस मशी का लाइटनिंग फ्लैश ब्योन हाकमून के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर था। उसकी स्पीड लाइट से भी तेज लग रही थी, जिससे उसने वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत मार गिराया। ये देखकर तलवार लिए एक मेंबर आगे बढ़ा। बदकिस्मती से वो सिर्फ मिनशियू को एक और शिकार सौंप रहा था। स्किल पैनल फिर से सामने आ गया। स्किल क्रिटिकल स्ट्राइक रैंक C++। अपने विरोधी की स्किल को एक्सट्रैक्ट करने और उसका हथियार लेने के बाद मशी बचे हुए हंटर्स से निपटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार किसी के गले को चीरने वाली थी, उसे किसी ने रोकते हुए कहा, भाई। इतने सालों बाद इस पहचानी हुई आवाज को सुनकर उसने अविश्वास के साथ पीछे मुड़कर देखा। मशीजुन ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा और फिर से पुकारा, शियू। अपने बड़े भाई को देखकर जिसे उसने 10 सालों से नहीं देखा था, मशीजुन की यादें अतीत में चली गईं। ये साल 2017 की अर्थ थी, जब इस शांत ग्रह पर अचानक टेलीपोर्टेशन गेट्स दिखाई देने लगे, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। गेट से निकलने वाले खूंखार मॉन्स्टर्स ने हर जगह को हराम मचा दिया और उनसे लड़ने के लिए अवेकनर्स की फर्स्ट जनरेशन सामने आई। ये बिना किसी इमरजेंसी प्रोटोकॉल या कानूनों वाला एक खौफनाक दौर था, जहां किसी को भी ऐसी चीजों को संभालने की आदत नहीं थी। इस तबाही के बीच अनाथ होने के कारण वे केवल खुद ही जिंदा रहने का तरीका ढूंढ सकते थे। उसका बड़ा भाई, जो एक फर्स्ट जनरेशन अवेकनर था, उसने उसे सपोर्ट करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक हंटर बन गया। और ये 10 सालों तक चला। आज 10 साल बाद वो आखिरकार अपने भाई से दोबारा मिला और उसे वापस अपनी जगह पर ले आया। अपने भाई को देखकर, जिसकी शक्ल बिल्कुल नहीं बदली थी और जिसका हौसला बुलंद था, मशीजुन को अभी भी सब कुछ थोड़ा अनरियल लग रहा था। ये जानकर कि उसके भाई ने उसका कमरा उसके लिए वैसे ही रखा था, मशीयू ने प्यार से कहा, तुमने बहुत मेहनत की है मिनशीजुन। इन शब्दों ने मशीजुन को भावुक कर दिया और उसका गला भराया। सच में, मेहनत तो तुमने की है। तुम्हारी इस तरह की चीजी बातें कहने की आदत से साबित होता है कि तुम पक्का मेरे ही भाई हो। उसने उदासी से अपना सिर झुकाया और पूछा, भाई, क्या आपको पता है कि मैंने आपको कितने समय तक ढूंढा? आप इतने समय से कहाँ थे? मशीयू ने प्यार से उसके बाल बिखेर दिए। ये एक 100 सालों की लंबी कहानी है। मिनियू के सब कुछ समझाने के बाद मिनीजुन ने उसे समराइज करते हुए कहा,
तो मूल रूप से 10 साल पहले चौथे डेमन किंग को खत्म करने की तैयारी करते समय तुम गलती से डेमन किंग द्वारा दूसरे डायमेंशन में खींच लिए गए थे। उस डायमेंशन में तुम ब्रे से मिले जो दूसरों की स्किल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता था, और अगले 100 सालों में तुमने उस पावर का इस्तेमाल लगातार ग्रो करने के लिए किया और आखिरकार डेमन ड्रैगन तक पहुंच गए। तुमने उस ड्रैगन को हराया और उसके दिल में मौजूद डायमेंशनल ऑर्ब के जरिए अर्थ पर वापस लौट आए। सही कहा ना? मिमशियू ने सिर हिलाया। हाँ, और वो ब्रे मेरे साथ वापस आ गया है और अब मेरे शरीर में एक पैरासाइट की तरह रह रहा है। अपने भाई के चेहरे पर हैरानी देखकर मिन्यू ने उसे तसल्ली दी। ज्यादा मत सोचो, मुझे पता है कि ये सब सच नहीं लगता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे कि मैं पागल नहीं हुआ हूं। मिनी जुन ने तुरंत कहा। जाहिर है, उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था और उसके लिए अपने भाई से दोबारा मिलना ही सबसे बड़ी किस्मत की बात थी। मिनियू ने राहत की सांस ली और अपने भाई से पूछा कि चो दे साओ प्रेसिडेंट कैसे बन गया। उसे अपने भाई से पता चला कि चो दे साओ ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया और स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट जनरेशन हंटर का टाइटल इस्तेमाल करके वो प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंच गया। मशीजुन ने कहा कि वो आदमी हमेशा इंपीरियल गिल्ड को टारगेट करता था और उसे चिंता थी कि चो दे साओ उसके भाई की वापसी के बारे में जानकर उसे नुकसान पहुंचाएगा। मशीयू को लगा कि चो दे साओ बस एक सीधा साधा बेवकूफ़ इंसान है। फिर उसने पूछा कि जो लोग खुद को डायमंड मेंबर्स कह रहे थे, क्या वे उसके सबॉर्डिनेट्स हैं? मिनी जुन ने इससे इनकार कर दिया कि चोए देसाओ इन्फिनिट नंबर गिल्ड का प्रेसिडेंट है, और उसने कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले उन 7 गिल्ड्स के बारे में बताया जिन्हें एक साथ 7 स्टार्स कहा जाता है। इंपीरियल के अलावा बाकी 6 थे: इन्फिनिट नंबर, डायमंड, वाइट लायन, वॉरियर, ब्लू फ्लावर और आइस सोल। इस इंट्रोडक्शन के बाद मशीयू ने पूछा, वैसे मेरे डिसाइपल्स कहाँ हैं? मिनी जुन ने पहले तो कहा कि उसने बहुत लंबे समय से उनसे कांटेक्ट नहीं किया, फिर उसने सबकी मौजूदा हालत के बारे में बताया। श्याओलोंग अपने होम टाउन लौट गया, जबकि कोंग यू हुआ ने चो देसू के प्रति अपनी वफादारी की कसम खा ली। मिनशियो ने हल्की सी आह भरी। ये तो बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। और एमजुन का क्या? अगले ही सेकंड मशीजुन के जवाब ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी बर्फीली खाई में गिर गया हो। वो मारा गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, ये किसने किया? मिनी जुन ने जवाब दिया, उसकी बॉडी गायब हो गई थी, इसलिए हम कातिल को नहीं ढूंढ सके। यहां तक कि एचएमसीज ने भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। म्यू ने जोर देते हुए पूछा, वो क्या है? एचएमसीएस हंटर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो हंटर क्राइम से लड़ने वाली फ्रंट लाइन की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मिनी जुन ने मशयू को दिखाने के लिए इससे जुड़े पेजेस निकाले कि उनके पास सभी अवेकेंड क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट करने की अथॉरिटी है। सीधे शब्दों में कहें तो वे हंटर्स की पुलिस हैं। मशियो ने ध्यान से सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी। क्या तुम मुझे उनसे कनेक्ट कर सकते हो? मिनी जुन ने सलाह दी, अगर तुम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो हमारी गिल्ड की इंटेलिजेंस टीम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर तुम ऐसी जगह पर गए और किसी खतरे का सामना करना पड़ा, ये ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन से ज्यादा की जरूरत है, मशियू ने जवाब दिया। मिनी जुन ने उसे मनाने की कोशिश की, भाई, वे मर्डर जैसे केस हैंडल करते हैं, आप अभी वापस आए हैं, आपको आराम करना चाहिए और अपनी कॉम्बैट सेंस वापस पानी चाहिए। म्यू ने शांति से बीच में टोकते हुए कहा, शीजुन, मैंने एक दूसरी दुनिया में 100 सालों तक लड़ाई की है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई। मैंने कौन सा तूफान नहीं झेला है? मिनी जुन ने घबराहट से थूक गटका, मैं भूल गया था कि भाई का निकनेम क्या है। वो मियू की रिक्वेस्ट मान गया। मैं आइसोल की लेयागी से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, वो वहां मैनेजमेंट में है। इसी समय मशियो ने किसी की फोटो देखी और उलझन में कहा, मुझे लगता है मैंने ये चेहरा देखा है। मिनी जुन थोड़ा करीब झुका। एचएमसीएस गैंगबग डिस्ट्रिक्ट का लीडर हुआंग जोंगू एक 1.5 जनरेशन हंटर है। क्या तुम उसे जानते हो? मियू ने सोचते हुए कहा, नहीं, इस आदमी का नाम है। 2 दिन बाद एचएमसीएस हेडक्वार्टर्स के गैंग बक ऑफिस में पोनीटेल वाला भूरे बालों का एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। आजकल सारे सेकंड जनरेशन वाले लड़के एक जैसे ही हैं। मुझे बड़े अधिकारियों से अपनी टीम में एक न्यूबी को पिछले दरवाजे से घुसाने की रिक्वेस्ट मिली है। डर है कि कहीं लोग इन नाजुक फूलों को जान ना लें।
फिर उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को 768वीं बार 10 साल पहले के अपने खतरनाक मिशन के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उस समय वो अभी भी एक रुकी था, जिसे एक मिशन के दौरान जानलेवा चोटें आई थीं। जिंदगी और मौत के उस पल में एक बेहद ताकतवर हंटर वहां आ गया और उसने उसकी जान बचा ली। जैसे ही वो इस न भूलने वाली कहानी में डूबा हुआ था, उसके पीछे का कांच का दरवाजा मशियू बोंगू ने लात मारकर खोल दिया। तुमने अचानक से अपना नाम क्यों बदल दिया और सबको कंफ्यूज क्यों कर दिया? उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर मशयू शरारत से मुस्कुराया। मुझे याद है, आखिर मैं ही तुम्हारी जान बचाने वाला हूं। हुआंग बयोंगू का जबड़ा लगभग लटक ही गया। मैड डॉग हंटर म्यू। ये देखकर कि वो न्यूबी ही उसकी जान बचाने वाला था, हुआंगू ने उसी दिन मशयू को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाया। वो जो आमतौर पर किसी से नहीं डरता था, अपने एहसानमंद के सामने इतना नर्वस था कि वो मुश्किल से ही कुछ बोल पा रहा था। इससे उसके सबॉर्डिनेट्स को ये शक होने लगा कि इस न्यूबी का बैकग्राउंड बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जब दो लोग फुसफुसा रहे थे तो किम सियोंगा नाम की हरे बालों वाली औरत को न्यूबी की बेसिक ट्रेनिंग में मदद करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। कॉन्फ्रेंस रूम में मशीयू ने सीधे अपनी ज़रूरत बताई। मैं चाहता हूं कि तुम पिछले 20 सालों में मारे गए हंटर्स की इन्फॉर्मेशन कंपाइल करो। किम सियोंगा थोड़ी परेशान दिखी। उसने कहा कि उसे पहले हंटर एसोसिएशन को एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, लेकिन हुआंग बाओंगो ने उसे मिन्यू के लिए अपना बेस्ट देने को कहा। इसलिए किम सियोंगा ने सीरियस होकर डिटेल्स मांगी। मिस्टर शियू, क्या आप खास तौर पर इंसानों द्वारा मारे गए लोगों की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं? एचएमसीएस ने जिन भी मर्डर केसेस को कंफर्म किया है, वे सभी चलेंगे। साथ ही मुझे उन हंटर मर्डरर्स की भी लिस्ट दो जो अभी तक फरार हैं। उसने मन ही मन एनालाइज किया। कातिल के एक प्रोफेशनल हंटर होने की संभावना है। अगर वो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है या मारा जा चुका है, तो एसोसिएशन के पास इसके रिकॉर्ड होने चाहिए। जब ये दोनों बात कर रहे थे और काम कर रहे थे, एक सबॉर्डिनेट ने हुआंग बयोंगू को ढूंढा और पुलिस द्वारा सपोर्ट के लिए की गई रिक्वेस्ट की रिपोर्ट दी। इलाके को लेकर अवेकनर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच एक हिंसक टकराव हुआ था। जाहिर तौर पर एक तरफ सर्बरिस था। इस खबर ने हुआंग बयोंगू के सिर में भयंकर दर्द कर दिया। मशीयू ने किम सियोंगा से सर्बरिस के बारे में पूछा। किम सियोंगा ने उसे बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक मार्केट वेपन ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और हंटर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल थी और आम पुलिस उन्हें हैंडल नहीं कर सकती थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कीवर्ड सुनते ही मशीयू ने तुरंत कहा कि वो हुआंग बयोंगू के साथ सीन पर जाना चाहता है। एक नाइट क्लब के अंदर नज़ारा बहुत ही भयानक था। अपने पैरों पर बेहोश पड़े आदमी को देखकर सर्बरिस के सेकंड इन कमांड कंग हो ने गर्व से कहा, ब्लडलेस डेथ गॉड एक्शन टीम लीडर अभी भी मेरी शील्ड के आगे गिर ही जाता है। थर्ड इन कमांड जी कैन इससे सहमत नहीं था। इनमें से आधों को मेरे मीट क्लीवर ने गिराया है। जब वे दोनों बहस कर रहे थे, जैसे ही कंग हो अपनी टेरिटरी मार्क करने वाला था, हॉल के बीचों बीच अचानक एक धमाका हुआ। सभी ने उस आवाज की तरफ देखा। मशीयू वहां सीन पर अकेला खड़ा था और उसने बेफिक्री से कहा, मैं एक हंटर कॉप हूं। अगर मरना नहीं चाहते तो अपने हाथ ऊपर करो और सरेंडर कर दो। माहौल खराब होने से कंग हो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक ही मुक्के से उसने मशीयू को दीवार पर दे मारा। जेन ने तुरंत कंग हो को बिना सोचे समझे काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और वे बहस करने लगे। लेकिन मशीयू बिना किसी खरोंच और एकदम बेदाग बाहर आ गया। वो कंग हो की स्किल में काफी दिलचस्पी ले रहा था और उसने मांग की कि वो अपनी एबिलिटी का प्रदर्शन करे। कंग हो को कुछ गड़बड़ लगी। उसने पहले साफ तौर पर दूसरों की हड्डियां टूटने की आवाज सुनी थी, लेकिन स्थिति गंभीर थी। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपना अल्टीमेट मूव बी रैंक स्किल फुल बॉडी आर्मर इस्तेमाल किया। बाकी मेंबर्स ने भी ऐसा ही किया और एक साथ मशीयू पर झपट पड़े। इसके बाद क्या हुआ ये कंग हो को ठीक से याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसके मरे हुए दादाजी उसे बुला रहे थे। अपने प्यारे दादाजी के बारे में सोचकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। मशीयू ने उसके बाल पकड़े और ब्रे से उसकी स्किल एक्सट्रैक्ट करवाई। अपनी पावर को खत्म होता महसूस करते हुए कंग हो ने बेमन से पूछा, तुम कमीने इस हद तक क्यों जाओगे? हमें कुछ नहीं पता। हमने किसी को नहीं मारा है। हम बस पैसे कमाने के लिए अपने शरीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिनियो ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस अवेकेंड क्रिमिनल्स के मौजूदा स्ट्रेंथ लेवल को कंफर्म करना चाहता था। हालांकि इस रास्ते को खत्म करना भी कोई बुरी बात नहीं है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, हुआंग बयोंगू और बाकी लोग वहां देर से पहुंचे। वो मिन्यू के लिए चिंता जताने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि वो पहले ही सब कुछ हैंडल कर चुका है।
जमीन पर बिखरी हुई लाशों को देखकर उसके पसीने छूट गए और वो सोचने लगा। हालांकि ये लोग सच में इतने क्रूर थे कि इन्हें तुरंत मार दिया जाना चाहिए था, लेकिन मारने के बाद इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि इसे हमेशा से मैड डॉग कहा जाता रहा है। क्या ये पहले भी इतना ही बेपरवाह था? शिकायतों को एक तरफ रखते हुए होंग बयोंगू के पास मशी की सफाई करने की रिक्वेस्ट मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कोने में एक टेबल के नीचे अभी भी कोई छिपा हुआ था जो फोन पर बात कर रहा था। उसने सीन पर जो कुछ भी हुआ उसकी सारी रिपोर्ट फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी को दे दी। जब उस आदमी कंट्री सी की सिटी जी के रेड फैंग गिल्ड के ए रैंक हंटर कर्ट ने जेन की मौत के बारे में सुना तो उसने अविश्वास के साथ पूछा कि कौन मरा है। उस कॉल के तुरंत बाद उसने कंट्री के लिए एक इंटरनेशनल फ्लाइट ली। सिटी ए एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसने उसे रिसीव करने आए हंटर एसोसिएशन के मेंबर ली जुनी से पूछा, मेरा भाई कहाँ है? सस्पेक्ट जिन की बॉडी इस समय हंटर फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में रखी गई है। कृपया बॉडी को कंफर्म करने के लिए बाद में मेरे साथ चलें, ली जुनी यंग ने जवाब दिया। कर्ट ने ताना मारते हुए कहा, हाँ सस्पेक्ट, मैंने सुना है कि जेन को एचएमसीएस के किसी इंसान ने मारा है। लेकिन ली जुनी यंग ने कहा कि वो इसका जवाब नहीं दे सकता। इसलिए कर्ट ने फिर पूछा, क्या मैं शेड्यूल्ड आइटिनरेरी के अलावा बाकी समय अपनी मर्जी से घूम सकता हूं? दूसरे ने ना में जवाब दिया। इसलिए जब वो वहां से चला गया तो उसने चुपचाप अपने साथी गिल्ड कोवर्ट ऑपरेशंस B+ रैंक हंटर लू यानफांग को बुलाया, उन्हें ढूंढो। आदेश देने के बाद उसने मन ही मन अपने भाई के कातिल को ढूंढने और उस इंसान का दिल जिंदा उखाड़ लेने की कसम खाई। दूसरी तरफ मशियो को अपने भाई से डिसाइपल एम जुन के सामान की चोरी के बारे में पता चला। क्या एक हंटर का माना फिंगरप्रिंट की तरह नहीं होता जो कोड, कॉम्बैट टाइप और रैंक की पहचान कर सकता है? मशियो ने पूछा। उस समय इन्वेस्टिगेट करने वाले सभी हंटर्स का मानना था कि कातिल अपने खुद के सुराग मिटाना चाहता था, इसलिए उसने सब कुछ हटा दिया, मिनी जुन ने जवाब दिया। आखिरकार एम जुन एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसके घर पर बहुत सारे रिलेटेड मटेरियल्स थे, इसलिए उन्होंने थ्योरी दी कि कातिल कोई भी ऐसा सामान नहीं छोड़ना चाहता था जिसमें उसका माना हो सकता है। मशियो ने अचानक पूछा, क्या ये सच में कातिल का ही काम था? क्या हो अगर ये सिर्फ एक मामूली चोरी हो? उसने प्रॉपर्टी लिस्ट पर एक जगह इशारा किया। कई वैल्यूएबल आइटम्स हैं और सीन इतना अस्त व्यस्त था कि सबूत छोड़ना ज्यादा आसान होता। अगर शुरुआत से ही लक्ष्य माना के सुराग मिटाना था तो क्या सब कुछ जला देना ज्यादा पक्का काम नहीं होता? मशी जुन तुरंत अपने भाई का मतलब समझ गया। तुम कह रहे हो कि एम जुन के मरने के बाद चोरों ने उसके घर में सेंध लगाई थी? मशीउ सीधा बाहर चला गया। हमें उन लोगों को पकड़ना होगा। लेकिन मशीजुन ने याद दिलाया कि एम जुन का मर्डर सालों पहले हुआ था। इस पर मशियो ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वादा किया, जानने के लिए तुम्हें ये अपनी आंखों से देखना होगा, आज रात मिलते हैं। हालांकि जल्द ही उसे असलियत का सामना करना पड़ा। कंट्री के में चोरों की कोई कमी नहीं थी और उसने एक हफ्ता बिना उन लोगों को ढूंढे गुजार दिया जो चोरी का सामान बेचते थे। ब्रे ने उसे रास्ता डिवाइन करने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसे एक डेड एंड पर ले गया जिससे वो और भी ज्यादा झुंझला गया। तभी एक अनजान आदमी की आवाज गूंजी, बॉस, क्या आपने हाल ही की अफवाहों के बारे में सुना? मशियू चुपके से बात सुनने के लिए जल्दी से छिप गया। एक लंबा और छोटा आदमी चोरी को सामान बेचने वालों पर एचएमसीएस की छापेमारी के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातचीत से मशियू को पता चला कि ये दोनों असल में हंटर का चोरी किया हुआ सामान बेचने के वेटरन्स हैं। वे इस बात का फायदा उठाकर अपना वेयरहाउस खाली करने का प्लान कर रहे थे। मशियू बाहर कूद पड़ा। वो वेयरहाउस कहाँ है? मैं अभी तुम्हारा वेयरहाउस जब्त कर रहा हूं। लंबे पतले सबॉर्डिनेट ने तुरंत मशियू को हमलावर के रूप में पहचान लिया और छोटे मोटे बॉस ने जल्दी से बैकअप को बुला लिया। एक फोन कॉल से सारे लैकी दौड़ते हुए आ गए, लेकिन ये मशियू के लिए एकदम सही रहा। इससे उसे उन्हें एक एक करके ढूंढने का समय बच गया। जब सभी इकट्ठा हो गए तो उसने अपनी पावर एक्टिवेट की। उसके हाथों के चारों ओर गोल्डन लाइट लिपट गई। एक जबरदस्त शॉक वेव ने वहां मौजूद सभी लोगों को सब्जियों की तरह काट दिया और उन्हें बेहोश कर दिया। उसने जमीन पर गिरे हुए लंबे पतले आदमी की तरफ देखा। क्या तुम अब मुझे वेयरहाउस ले जा सकते हो? उस लंबे पतले आदमी ने कांपते हुए पूछा। क्या? तुम कौन हो? मशीऊ ने खौफनाक मुस्कान दी। मैं एक साइको हूं। उस लंबे पतले आदमी के नेतृत्व में मशीऊ वेयरहाउस पहुंचा और उसे मिनजुन की एकमात्र बची हुई निशानी मिल गई, रिसर्च नोट्स। लेकिन नोट्स एक लॉक से बंद थे जिस पर प्रोटेक्टिव मैजिक किया गया था। ये एक ऐसा स्पेल था जिसे केवल उसके मालिक के माना से ही खोला जा सकता था।
मिनजुन का सामान मिलने के बाद मशियू ने तुरंत हुआंग ब्योंगू को कॉल किया और उससे गाड़ी लेकर आने और उसे कहीं ले चलने के लिए कहा। वो जगह जहां कई तरह की सीक्रेट टेक्निक्स और अजीब एबिलिटीज का इस्तेमाल किया जा सकता था, जहां एबिलिटीज से जुड़ी हर चीज की अदला बदली की जा सकती थी। एक कॉम्बैट न्यूट्रल जोन, ब्लैक स्काईफॉल। एक कमरे में लंबे सीधे काले बालों वाली एक औरत डिवाइनिंग कर रही थी। डिवाइनिंग के रिजल्ट्स देखकर वो धीरे से हंसी। ओ माय, लगता है कोई सम्मानित मेहमान आ रहा है। ये औरत ब्लैक स्काईफॉल के 10 लीडर्स में से एक थी, महान सॉर्सरर नेमलेस। दूसरी तरफ 10 साल पहले से लगभग न बदली हुई बिल्डिंग को देखते हुए मशियू ने गहरी सांस ली। यहां ज्यादा कुछ नहीं बदला है। नेमलेस सही समय पर सामने आ गई। लॉन्ग टाइम नो सी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अंदर आओ। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद मशियू ने रिसर्च नोट्स निकाले और नेमलेस से उनमें से माना एक्सट्रैक्ट करने में मदद करने को कहा। नेमलेस ने भी फुर्ती से एक सिल्वर कप और सिल्वर डैगर निकाला। तुम्हें तरीका याद है ना? मशियू ने सीधा डैगर लिया और अपनी हथेली काट ली और सिल्वर कप में खून टपकाने लगा। जब काफी खून जमा हो गया तो नेमलेस ने कप उठाया और एक ही घूंट में खून पी लिया। फिर उसने अपने मुंह से पर्पल एनर्जी की कई धाराएं बाहर निकाली। ये उसकी स्पेशल एबिलिटी थी, माना रिटर्न। पर्पल एनर्जी ने रिसर्च नोट्स के नीचे एक मैजिक सर्कल बनाया, जिससे नोट्स का माना रिस्टोर और एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके बाद उसने अपनी कलाई काटी और खून को एक सील के रूप में इस्तेमाल करके माना को एक छोटी बोतल में गाइड किया और रिचुअल को पूरा किया। अपना आभार जताने के लिए मशियू ने हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके नेमलेस की कलाई के घाव को ठीक किया। फिर वो छोटी बोतल ली और आराम से वहां से निकल लिया। ब्लैक स्काईफॉल से निकलने के बाद वो बिना रुके एंशिएंट हिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ भागा। ये वही जगह थी जहां एमजुन को मारा गया था, ताकि वो एमजुन की उस दिन की यादों को एक्सप्लोर कर सके जिस दिन उसका मर्डर हुआ था। वो हॉल के बीचों बीच आया और अपनी स्किल मानाज लिंगरिंग थॉट का इस्तेमाल किया और बोतल से एनर्जी बाहर निकल गई। उस दिन का नज़ारा तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने देखा कि एमजुन किसी के साथ तीखी बहस कर रहा था और फिर उस इंसान ने बड़ी ही बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया। एमजुन का मुंह खुलते और बंद होते देखकर जैसे वो कुछ कह रहा हो, मशियू जल्दी से उसके करीब गया और शब्दों को जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाया। क्या ये वीआईपी का ऑर्डर था? सामने खड़े कातिल ने जवाब दिया, ये उससे भी ऊंचे स्टेटस वाले किसी इंसान का काम है। मिनशियू ने मन ही मन सोचा, क्या इस बच्चे मिनजुन ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर लिया था? उसने चुपचाप बोतल उठाई और मैजिक सर्कल को हटा दिया। बाहर से वो एकदम शांत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर चल रहे भयंकर तूफान ने ब्रे को भी चक्कर में डाल दिया और उसने चिंता से पूछा कि क्या मियू ठीक है? मैं ठीक हूं, मशियू ने रूखेपन से जवाब दिया। 100 सालों के बाद कुछ खराबी आने का समय तो आ ही गया है। अचानक कोई उसके पीछे प्रकट हुआ। उस इंसान ने कहा कि कोई मचियू से मिलना चाहता है और उसे अपने साथ चलने को कहा। लेकिन मचियू ने शांति से कहा, तुम लोग एक साथ 6 लोग आए हो, क्या फॉर्मेशन है? उसकी तेज नजरों ने ग्रे बालों वाले आदमी को हैरान कर दिया। उसने छिपना बंद कर दिया और अपने साथियों को बाहर आने का इशारा किया। मचियू ने अपने हाथ ऊपर उठाने का नाटक किया, ये दिखाते हुए कि वो विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब दूसरे ने उसे बांधने के लिए किसी को आगे भेजा तो मचियू ने सीधा उस इंसान को मार दिया और घमंड से कहा, लेकिन मुझे लोगों को काटने में ज्यादा मजा आता है। ब्रे भी पहली बार प्रकट हुआ, उसके हाथ पर उछलते हुए। अपने साथी को मारा जाता देख बाकी लोग गुस्से में आगे बढ़कर मियू से पागलों की तरह लड़ना चाहते थे, लेकिन कर्ट ने उन्हें रोक दिया। उसकी पावर उसके हाथों में घूमने लगी और उसकी नजरें एकदम ठंडी थीं। बाकी मुझ पर छोड़ दो, वो मेरा शिकार है। उसने मिनशियू की तरफ देखा और खौफनाक आवाज में पूछा, क्या तुम ही वो हो जिसने सरबरस के जेन, मेरे भाई को मारा है? इस बारे में मैं पूरी तरह से पक्का नहीं हूं। मचियू ने अपना सिर खुजाया। जब तुम सफाई करते हो तो क्या तुम कचरे से उसका नाम पूछते हो? उसकी बातों में मौजूद तिरस्कार और बेपरवाही ने कर्ट के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो आगे बढ़ा और मचियू पर पूरी पावर से एक मुक्का जड़ा। मचियू ने आराम से उसे ब्लॉक कर दिया, जिससे दूसरे को उसके हाथ पर एक घाव देने का मौका मिला। वो घाव जल्दी ही भर गया। उसने दिलचस्पी के साथ कहा, बुरा नहीं है, तुम पक्का ए रैंक होगे। कर्ट मन ही मन हैरान था। इंस्टेंट हीलिंग, क्या ये एक हीलर है? लेकिन गुस्से ने उसे सोचने का कोई समय नहीं दिया और उसने मचियू पर अपना हमला जारी रखा। जैसे ही बाकी लोग मदद के लिए आगे आना चाहते थे, मचियू अचानक उनके सामने आ गया। फिर लाइटनिंग फ्लैश का इस्तेमाल करके उसने तुरंत सभी को हरा दिया। इस अविश्वसनीय रूप से तेज आदमी को देखकर कर्ट ने उनके पहले हुए मुकाबले को याद किया।
दूसरे ने उसके पैटर्न्स को पूरी तरह से समझ लिया था और बहुत ही कम मूवमेंट के साथ सब कुछ डॉज कर लिया था। गेट्स में उसे मिले स्पीड टाइप हंटर्स भी ऐसा नहीं कर सकते थे। कर्ट तुरंत समझ गया कि ये कोई मामूली विरोधी नहीं है। यहाँ मच्छियों ने एक दुश्मन का गला घोंटते हुए कर्ट से कहा, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उसने धीरे धीरे अपना दबाव बढ़ाया। चाहे वो तुम्हारा भाई हो या ये आदमी, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। चूंकि वो मेरे हाथों मारा गया, इसका मतलब है कि वो एक अवेकेंड क्रिमिनल था। तुम्हें शिकायत करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे भाई ने जिन नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है, शिकायत तो उन्हें करनी चाहिए। कर्ट ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। तुम्हारा मतलब है कि जब तक वे क्रिमिनल हैं, उन्हें मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरा भाई सिर्फ मुझे पालने के लिए क्रिमिनल बना था जब मैं छोटा था। दूसरों की जान को इस तरह से कम आंकने के पाप की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। इसके साथ ही उसकी पावर अनगिनत तीरों में बदल गई, जो तेजी से मच्छियों की तरफ शूट होने लगे। ये कर्ट की दूसरी स्किल थी, डिवाइन एरो स्टॉर्म। छिपने की कोई जगह न देखकर मच्छियों ने ब्रे से आज की आखिरी स्किल न्यूट्रलाइजेशन का इस्तेमाल किया। इसका काम टारगेट की स्किल्स के एट्रीब्यूट्स और माना के अमाउंट को एनालाइज करना और ऑपोजिट प्रॉपर्टीज डालकर डिफेंस के लिए एक मैजिक सर्कल डिप्लॉय करना था। कर्ट हैरान रह गया। डिस्पेल मैजिक? मशियू दौड़कर कर्ट के सामने पहुंचा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई जैसे हालात से गुजरने वाला हर इंसान क्रिमिनल बनना ही चुनेगा? ये सस्ता सेंटिमेंट बेचना बंद करो, ये अब पुराना हो चुका है। ये कहते हुए उसने अपना पैर उठाया और कर्ट के चेहरे पर जोरदार लात मारी। कर्ट ने इस बार को ब्लॉक करने की बहुत कोशिश की। फिर उसने डिवाइन एरो स्टॉर्म की पावर को एक पॉइंट पर फोकस किया और मिनियो पर अपना आखिरी हमला किया। लेकिन मिनियो ऊपर उछल गया और उस हमले से बच गया। फिर मशियू ने कर्ट के बाल पकड़ लिए और अपना घुटना आगे की तरफ बढ़ाते हुए उसके जबड़े पर जोरदार प्रहार किया। कर्ट इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका और पागलों की तरह उसने एक और मुक्का मारा। इस बीच उसने लू यान फोंग से मिनियो को बांधने के लिए एक स्पेल कास्ट करवाया। अपनी तरफ आते हुए कर्ट का सामना करते हुए मशियू ने शांति से अपना फैसला सुनाया। बधाई हो, तुम दोनों भाई एक साथ क्रिमिनल्स बन गए हो। और फिर उसने अपना अल्टीमेट मूव लाइफ स्टील इस्तेमाल किया। कर्ट तुरंत सूख कर एक खोखले कंकाल में बदल गया। इस भयानक नज़ारे को देखकर लू यान फोंग ने कांपते हुए कहा, उस तरह की चीज असल में एक हीलर स्किल है। मशियू धीरे से नीचे उतरा। तो मेरी पहली अवेकेंड स्किल को उस तरह की चीज कैसे कह सकते हो? मैं शुरुआत से ही कभी कोई मामूली हीलर नहीं था, क्योंकि मैं वाइटैलिटी बनाए रखने के लिए माना का इस्तेमाल नहीं करता। मैं खुद लाइफ फोर्स को मैनिपुलेट करता हूं। मैं एक लाइफ मेज हूं। आखिरी होश में बचे लू यान फांग को बेहोश करने के बाद उसने अपनी कमर से रिकॉर्डर निकाला और उसे अपनी तरफ घुमाया। ब्योंगू, ये ठीक से रिकॉर्ड हो गया होगा ना? मैंने सच में इस बार पहले हमला नहीं किया। ये पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस था। इस बीच दूसरी तरफ मौजूद होंग बोंगू हालांकि अभी भी बैठा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर के लिए उसकी रूह ही मर गई हो, क्योंकि मिनशियू ने जो बटन दबाया था वो रिकॉर्ड बटन नहीं बल्कि लाइव स्ट्रीम बटन था। इसलिए मीटिंग के दौरान सभी ने इस घटना पर चर्चा की। उन्होंने जिक्र किया कि पिछली बार उन्होंने क्रिमिनल्स को पकड़ने की लाइव स्ट्रीम 2 साल पहले की थी, जब वे HMCS इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स का रिक्रूटमेंट प्रमोशनल वीडियो शूट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट किया था, फिर ऑपरेशनल नजरिए से ये एक फेल प्लान था, क्योंकि HMCS वैसे भी कोई ढंग की फुटेज नहीं निकाल पाया था। एक स्टाफ मेंबर ने आह भरते हुए कहा, लगता है कि किसी टैलेंटेड इंसान ने HMCS ज्वाइन किया है, लेकिन अपनी एबिलिटीज के साथ वो यहाँ क्यों आना चाहेगा? हालांकि इस लाइव स्ट्रीम में जो मारा गया वो सिटी जी के रेड फैंग गिल्ड का हंटर कर्ट था। हालांकि मौजूदा नियमों के हिसाब से फुटेज के कंटेंट को इन्वेस्टिगेट करने के बाद HMCS ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही एक आवाज ने बीच में टोक दिया, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। देश के वर्तमान प्रेसिडेंट चो देसू रुतबे के साथ सामने आए। क्या समस्या है? कुछ दिनों बाद इंपीरियल गिल्ड के एम्प्लॉय कैफेटेरिया में मशी जुन ने मशियू को लाइव स्ट्रीम से शुरू हुई पब्लिक चर्चा के बारे में बताया। किस्मत से मशियू का रिकॉर्डर बहुत ज्यादा हिल रहा था और उसने उसका चेहरा साफ तौर पर कैप्चर नहीं किया। मशी जुन को चिंता थी कि चो देसू मशियू को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वो अभी के लिए लो प्रोफाइल रहे। लेकिन मशियू ने उसे तसल्ली दी कि वो चिंता ना करे। इसी समय गिल्ड हंटर्स का एक ग्रुप वहां आया और मचियू ने तुरंत उनमें से एक को पहचान लिया। ये वही औरत थी जिससे वो अर्थ पर लौटते समय मिला था। मचियू ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया। ये हंटर शिन जी सू है, एक नई रिक्रूट जिसने गिल्ड ज्वाइन किया है। अपनी बात खत्म करके मिन्यू जुन ने क्रू कट वाले आदमी की तरफ देखा जो हंटर सीक के बगल में था। मिस ज्यू के साथ आने का मतलब है कि आज गिल्ड की जॉइंट न्यू हंटर ब्रीफिंग है, सही कहा ना? हंटर सीक ने हाँ में सर हिलाया। फिर उसने बाकी लोगों को मिनियू से इंट्रोड्यूस करवाया। व्हाइट लायन गिल्ड का हंटर चू हामिन, आइस सोल गिल्ड का हंटर देवा और खुद इंपीरियल गिल्ड का सीक ती।
इंट्रोडक्शन के बाद उसने बड़ी ही नम्रता से मचियो से गाइडेंस मांगी। मचियो हमेशा विनम्र लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आता था। हालांकि चूहा मिन बहुत ही घमंडी था। उसका मानना था कि मचियो का कर्ट को मारना सिर्फ एक दिखावा था। दूसरे को अपने भाई की बेइज्जती करते सुन मचियो जुन ने उसे अपनी जुबान संभालने को कहा। वे तुरंत बहस करने लगे और मिन्यू जुन ने व्हाइट लायन प्रेसिडेंट ची सुनोंग इल्स का नाम बीच में ला दिया। चूहा मिन ने तुरंत गर्व से ऐलान किया कि वो एक A+ रैंक हंटर है और ब्लैक नार्सिसिस्ट लीडर श्याओ लॉन्ग का डायरेक्ट डिसाइपल है। इसने तुरंत मिन शियू का ध्यान खींचा। उसने उनकी बहस रोकी, फिर चूहा मिन से कहा, अगर तुम कुछ कंफर्म करना चाहते हो तो सीधे मेरे पास आओ। हालांकि ये साफ है कि तुम्हारा मास्टर तुम्हें अच्छे संस्कार देने में फेल रहा है, लेकिन मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि उसने तुम्हें कॉम्बैट टेक्निक्स कितनी अच्छी सिखाई हैं। दूसरे को अपने मास्टर की बेइज्जती करते सुनकर चूहा मिन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने पास रखी एक कुर्सी को जोर से लात मारकर अपनी भड़ास निकाली और मिन्यू को जानलेवा नजरों से घूरते हुए चेतावनी दी कि रात के रस्तों पर संभल कर चलना। चूहा मिन के गुस्से में वहां से जाने के बाद मिन्यू जुन ने जल्दी से अपने भाई को तसल्ली दी, लेकिन मिन शियू खुशी से हंसने लगा। वो मेरा ग्रैंड डिसाइपल है, वो चाहे कितना भी बदतमीज क्यों ना हो, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। HMCS डायरेक्टर का ऑफिस। HMCS कंट्री के ब्रांच का डायरेक्टर बैग याब हो व्हाइट लायन गिल्ड के प्रेसिडेंट ची सुनोंग इल का स्वागत कर रहा था। उन्होंने चूहा मिन और मिन्यू के बीच हुए विवाद को सुलझाया, लेकिन बैग यान हो को पता था कि चोई सुनोंग इल का खुद HMCS हेडक्वार्टर्स आना असल में लोगों को अपने गिल्ड में खींचने के लिए था। इसलिए उसने ची सुनोंग इल को बताया कि मचियो अवेकेंड क्रिमिनल्स को जेल ले जाने के एक मिशन पर बाहर गया हुआ है। बैग यान हो को ऐसा कहते देख ची सुनोंग इल ज्यादा देर तक नहीं रुक सका और वहां से चला गया। लेकिन उसने मचियो को व्हाइट लायन गिल्ड में रिक्रूट करने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसलिए उसने अपने सेक्रेटरी से कहकर चूहा मिन को सिटी आर प्रिजन के मिशन पर जाने का इंतजाम करवाया। इस बीच सिटी आर प्रिजन के ऑफिस में इंचार्ज HMCS सपोर्ट पर्सनल की बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो इस बात से परेशान था कि महीनों से बंद कैदियों के बीच अचानक झगड़े क्यों होने लगे, खासकर शर्ली फॉक नाम की एक कैदी जिसने माइनर रेस्ट्रेंट्स पहनने के बावजूद 5 लोगों को पीट कर अधमरा कर दिया था। इल्लीगल दुनिया में मशहूर ऐसे स्पेशल क्रिमिनल्स के मामले में सभी गार्ड्स यही उम्मीद करते हैं कि इस मुसीबत को जल्दी से हैंडल किया जाए। समय कुछ दिन पीछे एक सेल में जाता है। मैसेज ले जाने वाला चूहा शर्ली फॉक्स के पैरों के पास आया। ये एक बेस्टिया का मैसेज है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मीटिंग जल्द ही होने वाली है। सही कहा ना? ऑर्गेनाइजेशन ने जेल में सब इंतजाम कर दिया है। यहां से जाने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा, बस जेल में कुछ परेशानी खड़ी कर दो। समय फिर से वर्तमान में लौट आता है। मिन शियू मिशन लोकेशन पर पहुंच गया। अपने सामने की बिल्डिंग को देखकर उसने सोचा, तो ये है सिटी आर का अवेकनर प्रिजन। जब चूहा मिन भागकर सिटी आर प्रिजन पहुंचा तो उसे बताया गया कि प्रिजनर ट्रांसपोर्ट व्हीकल पहले ही निकल चुका है। उसने पीछे मुड़कर ठीक उसी समय उस तेज रफ्तार प्रिजनर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को देखा जिसके बारे में गार्ड ने बताया था। कोई और रास्ता ना होने पर उसने गाड़ी से उसका पीछा किया। ट्रांसपोर्ट के अंदर मैशियो आराम से अपनी आइस्ड कॉफी पी रहा था। उसे इतने आराम से बैठे देखकर शर्ली फूड बहुत चिढ़ गया। ये जानकर कि सामने वाला कोई प्रिजन गार्ड नहीं है, शर्ली ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें किस गिल्ड ने भेजा है? मेरा नाम सुनने के बाद भी अकेले एस्कॉर्ट करने की हिम्मत कर रहे हो? लगता है तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मैशियो ने अपना सिर घुमाया और मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा, क्या तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो? शर्ली ने अपनी बेड़ियां खड़खड़ाईं। इन रिस्ट्रेंट्स को पहनने में बावजूद मैंने 5 अवेकन क्रिमिनल्स को पीट कर लहूलुहान कर दिया था। उन्होंने एक साधारण ट्रांसपोर्ट चुना और तुम्हारे जैसे एक न्यूबी को अकेले A++ रैंक हंटर को एस्कॉर्ट करने भेज दिया। तुम्हें अब तक समझ आ जाना चाहिए था, है ना? तुम्हारी मौत पक्की है। उसके इतना कहते ही ट्रांसपोर्ट पर हमला हुआ और उसमें तुरंत एक जोरदार धमाका हो गया। उस टूटे फूटे व्हीकल को देखकर घास पर खड़े एक बूढ़े आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हमने उसे मार दिया? लेकिन शर्ली ने ट्रांसपोर्ट का टूटा हुआ दरवाजा लात मारकर खोला और गाली देते हुए बोला, धत तेरी की बुड्ढे, क्या तुम मुझे भी उड़ाने की कोशिश कर रहे थे? उस बूढ़े आदमी को कोई परवाह नहीं थी। उल्टा उसने शर्ली का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो पट्टा पहने किसी कुत्ते जैसा लग रहा है, और फिर पूछा कि क्या उसने उस एस्कॉटी ऑफिसर का काम तमाम कर दिया है। शर्ली ने बताया कि क्रैश के दौरान उसने उस लड़के की कनपटी पर जोरदार लात मारी थी। इसके बाद उस बूढ़े आदमी के बगल में खड़े एक बच्चे ने शर्ली की बेड़ियां खोल दीं। जैसे ही वे वहां से निकलने वाले थे, चूहा मिन ने उन्हें रोक लिया। बूढ़े आदमी ने भांप लिया था कि चूहा मिन बिल्कुल अकेला है, इसलिए शर्ली ने अकेले लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी A+ रैंक स्किल वेयरवुल्फ का इस्तेमाल किया और तुरंत एक विशाल वेयरवुल्फ में बदल गया। चूहा मिन हैरान रह गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप अवेकनर, लेकिन फिर भी इसका मेन बॉडी तो अभी भी इंसान ही है। उसने बिना डरे अपनी A+ रैंक स्किल असुरा डायमंड केओस डांस का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को एक इनविजिबल आर्मर से ढक लिया।
दो बेहद ताकतवर फोर्सेस आपस में भयानक रूप से टकराईं, जिससे एनर्जी की लहरें उठने लगीं। पावर के इस टकराव में शर्ली मन ही मन हैरान था। एक A- रैंक की स्पीड स्किल, इससे अकेले निपटना सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। यहाँ चूहा मिन भी उतना ही हैरान था। मैंने साफ तौर पर उसे हिट किया और उसे डैमेज पहुंचाया, फिर ये अभी तक गिरा क्यों नहीं? उन्हें एक दूसरे पर भारी ना पड़ता देख बूढ़े आदमी ने और देरी ना करने का फैसला किया और उस बच्चे से शर्ली की मदद करने को कहा। बच्चे ने तुरंत चूहा मिन पर हमला करने के लिए एक टॉय हाइड्रा को समन किया। चूहा मिन ने उस टॉय साक को बेकार समझकर तिरस्कार से साइड होकर उसे डॉज कर लिया, लेकिन अगले ही सेकंड वो हाइड्रा उसके शरीर से कसकर लिपट गया और उसे आखिरकार समझ आ गया कि ये एक ट्रैकिंग स्किल है। बंधे हुए विरोधी का फायदा उठाते हुए शर्ली ने तेजी से उसके पेट पर एक मुक्का जड़ा। चूहा मिन दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर पड़ा। जैसे ही शर्ली चूहा मिन को खत्म करने वाला था, एक बेहद ताकतवर फोर्स उनके बीच गिरी, जिससे एक गड्ढा बन गया, जिसने न केवल सभी को तितर-बितर कर दिया, बल्कि चूहा मिन पर लिपटे हुए हाइड्रा को भी खत्म कर दिया। स्पेल के टूटने और पावर के इम्पैक्ट के कारण उस बच्चे ने खून की उल्टी की और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तभी मियू की आवाज़ गूंजी, अपने दुश्मन के सामने इतनी आसानी से हार मान लेना, क्या श्याओ लॉन्ग ने तुम्हें यही सिखाया है? वो अपनी कमर पर लगे रिकॉर्डर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और बड़बड़ा रहा था, इनमें से लाइव स्ट्रीम वाला कौन सा है और रिकॉर्डिंग वाला कौन सा है? ये देखकर शर्ली हैरान रह गया। ये नहीं हो सकता, तुम मजाक कर रहे हो। मैंने तो लात मारकर इसके ऑर्गन्स की चटनी बना दी थी। उस बूढ़े आदमी को भी एहसास हो गया कि ये नया आने वाला शख्स बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ चूहा मिन को ही अभी तक मशीऊ की ताकत का अंदाजा नहीं था और उसने उसे बिना सोचे समझे काम न करने और बैकअप का इंतजार करने को कहा। मशीऊ शांति से खड़ा रहा और साक्षात मौत की तरह अपना फैसला सुनाने लगा। तुमने जानबूझकर एक सर्विलेंस ऑफिसर पर हमला किया, क्रिमिनल रेस्ट्रेंट्स हटाए, ट्रांसपोर्ट को तबाह किया, इस छोटे मोटे हंटर को लगभग मार ही डाला था और सबसे बड़ी बात, मेरे पवित्र कॉफ़ी टाइम में दखल अंदाजी की। HMCS हंटर अथॉरिटी के तहत मैं तुम तीनों को एक्टिव क्रिमिनल्स मानूंगा और तुम्हें तुरंत सजा दूंगा। इसके साथ ही उसके शरीर से चूहा मिन जैसी ही रेड एनर्जी निकलने लगी और उसने निर्देश देते हुए कहा, ध्यान से देखना, असुरा स्किल सिर्फ वार करने के लिए नहीं, ये दुश्मनों को चीरने के लिए होती है। उसकी हथेली में एक क्रॉस जैसी सील दिखाई दी। जैसे ही शर्ली ने उस पर हमला किया, उसने एक ही मुक्के से विरोधी की स्किल एनहांस्ड डिफेंस को तोड़ दिया और उसे हवा में उड़ा दिया। ये असुरा डायमंड केओस डांस का अपग्रेडेड वर्जन था। असुरा ब्लैक आर्मर ब्लड वुल्फ मैड। उसके बगल में खड़े चूहा मिन का जबड़ा खुला का खुला रह गया। ये तो मास्टर श्याओ लॉन्ग की टेक्निक है। जब शर्ली हवा में उड़ रहा था, मशीऊ एक जानलेवा वार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी मेहरागा के बगल से एक स्पेल चैंट करने की आवाज आई। तुरंत खून जैसी लाल रंग की कई बिजली की चमक ने उन्हें अलग कर दिया और मशीऊ ने फुर्ती से उस बिजली के वार को डॉज कर लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक स्टाफ है और उसकी हथेली में कर्स सील दिखाई दे रही है। ये उसकी स्किल थी थंडर वॉल फ्लैश महारागा। मशीऊ ने पहली बार किसी को कर्स टूल का इस्तेमाल करते हुए और स्किल को एक्टिवेट करने के लिए डबल चैंटिंग करते हुए देखा था और ब्रे ने एक्साइटमेंट के साथ पूछा कि क्या वे इस बूढ़े आदमी की स्किल खा सकते हैं। मिन्यू ने मना कर दिया, नहीं, ये एक वन टाइम स्क्रॉल लग रहा है। बस क्रिएटर के लिखे हुए कर्स में माना इंजेक्ट करो और ये एक्टिवेट हो जाता है। बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ चूहा मिन अभी भी पूछ रहा था कि मिन्यू को उसके मास्टर की टेक्निक कैसे पता है, लेकिन बूढ़े आदमी द्वारा बिछाए गए ग्रेविटी एरे ने उसे जमीन पर दबा दिया था। बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाना नौजवान, उस बूढ़े आदमी ने गंभीर होकर कहा, जब तक कि तुम उस लड़के को मेरे ग्रेविटी एरे से कुचलकर मरते हुए नहीं देखना चाहते। मशीऊ ने दिलचस्पी के साथ पूछा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं नेगोशिएट कर रहा हूं। मुझे सही सलामत यहां से जाने दो और मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, जो असल में खुद भी पक्का नहीं था। तुम तो बस इस मिशन में इत्तेफाक से शामिल हुए हो, है ना? अगर तुम इसे पूरा किए बिना ही चले जाओ। मचियो ने बीच में ही टोक दिया, क्या बकवास है। मेरा एक मकसद था और मैंने जानबूझकर ये बकवास मिशन लिया था। वो दूसरे की तरफ बढ़ा, तुम लोग असैसिन हो जो हंटर्स को मारने में माहिर हो, सही कहा ना? और एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। उसके चेहरे के भाव एकदम ठंडे हो गए। तो तुम लोग किस ऑर्गेनाइजेशन से हो? खतरे को भांपते हुए बूढ़ा आदमी ग्रेविटी अरे को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेल कास्ट करने ही वाला था, लेकिन मचियो ने शॉकवेव का इस्तेमाल किया और कर्स टूल को चकनाचूर कर दिया। अपनी हथेली में बढ़ती हुई एनर्जी को महसूस करते हुए मचियो ने सोचा, लगभग 40% रिकवर हो गया है। लगता है एक अच्छी क्वालिटी का वार्म अप बढ़िया काम करता है। इस सुखद एहसास के साथ मचियो आगे और देरी करने के मूड में नहीं था और उसने तुरंत बूढ़े आदमी से सच उगलने की मांग की। लेकिन बूढ़े आदमी ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए एक वाव ऑफ साइलेंस लेनी पड़ती है और ये कसम आमतौर पर कसम खाने वाले के माना से बंधी होती है। इन्फॉर्मेशन लीक करने पर सज़ा मिलेगी।
उसके इतना कहते ही पास पड़े शर्ली को भी होश आ गया। धीरे धीरे खड़े होते हुए मचियो ने तिरस्कार के साथ मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हें मौत से डर लगता है। अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, 3-4 बार मरने के बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी ने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। ये देखकर शर्ली ने तुरंत हमला कर दिया, लेकिन उसे चूहा मिन ने रोक लिया, जिसके रेस्ट्रेंट्स खुल चुके थे। वे दोनों फिर से लड़ने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने मचियो को चैंट करते हुए सुना, नॉर्थ विंड। पलक झपकते ही तेज रफ्तार से घूमते हुए ग्रीन भंवरों ने बूढ़े आदमी और शर्ली को घेर लिया। ये उसकी डबल एस रैंक विंड एट्रीब्यूट स्किल थी, 1000 विंड्स। मिनियू ने मरते हुए बूढ़े आदमी का गला पकड़ लिया, उसे मैजिक से हील किया और फिर शांति से कहा, मौत का एहसास कुछ ऐसा ही होता है। उसकी आंखों में खून की प्यास वाली एक चमक आ गई। इसे कुछ और बार महसूस करने के बाद तुम मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओगे, है ना? ये देखकर कि बूढ़ा आदमी अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, मचियो ने एक झटके के साथ उसकी गर्दन तोड़ दी और फिर से उसे हील कर दिया। टॉर्चर के इस खौफनाक तरीके ने चूहा मिन को भी सुन्न कर दिया। बूढ़े आदमी का दर्द बर्दाश्त ना कर पाने के कारण शर्ली जल्दी से घुटनों के बल बैठ पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा, और आखिरकार बूढ़े आदमी ने सब कुछ उभल दिया, बेस्टिया। इसके साथ ही उसे अचानक याद आया कि उसके सामने खड़ा शख्स उन 3 वेनरेटेड में से एक था जो सालों से गायब थे, मैड डॉग मिनियू। मिनियू चलकर उनके पास गया और उनके सामने बैठ गया। एमजुन के मेमोरी फ्रैगमेंट से उसने कातिल का चेहरा निकाला। क्या तुम इस सांप को पहचानते हो? वो इंसान बेस्टिया का एक मेंबर है, कोड नेम ब्लैक मांबा। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें कभी हंटर जंग एमजुन को मारने का कमीशन मिला था? मिनियू ने फिर से पूछा। बूढ़े आदमी ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, हम बहुत कम एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे की असली पहचान या ठिकाने के बारे में नहीं जानते। हमने इस भेड़िए को एक वजह से बाहर निकाला है, क्योंकि एक हफ्ते में ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है और ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अटेंड करने के लिए इसके प्रिजन ब्रेक का ऑर्डर दिया था। वेनेटेड 1, अगर आप चाहें तो मैं आपको मीटिंग की लोकेशन और अंदर घुसने का तरीका बता सकता हूं और आपकी पूरी मदद कर सकता हूं। वो इज्जत के साथ जमीन पर दंडवत हो गया। कृपया हमें अपने सबऑर्डिनेट्स के रूप में रख लें। ये सुनकर चूहामिन तुरंत मिन्शी के पास दौड़कर आया। बड़े भाई, आप सच में इन क्रिमिनल्स के प्रपोजल को मानने तो नहीं वाले ना? मशीयू कंफ्यूज हो गया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई कब बन गया? चूहामिन उसकी पूजा करने वाले भाव से देख रहा था। क्या आपने असुरा का इस्तेमाल नहीं किया था? ये आपको कम से कम मेरा सीनियर या अंकल बनाता है। नहीं, रुको, पक्का मेरे ग्रैंड मास्टर। मशीयू इस बेवकूफ से माथा पच्ची करने के मूड में नहीं था और अकेले सोचने लगा, वैसे भी मुझे सिर्फ ब्लैक मांबा की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं इन क्रिमिनल्स को नज़रअंदाज कर दूं तो ये देर सबेर ऑर्गेनाइजेशन के हाथों मारे ही जाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने बेस्टिया के बारे में पहले ही खबर दे दी तो ये परेशानी वाली बात होगी। इसलिए उसने बूढ़े आदमी की बात मान ली, लेकिन किसी भी परेशानी से बचने के लिए उसने उन्हें एक और माना वाव लेने को कहा। इसे तोड़ने पर उनका माना सील हो जाएगा। वे जानते थे कि ये कसम एक और स्लेज कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद वे ऑफिशियली मिन्शी के सबऑर्डिनेट्स बन गए। ये देखकर चूहामिन बहुत जल भूर गया और तुरंत मशी का डिसाइपल बनने के लिए जिद करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि मशीयू सच में मान गया। आखिरकार एक हफ्ते में वो बेस्टिया में तबाही मचाने वाला था और अब उसके पास काफ़ी मैन पावर थी। उसे अभी भी किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो सफाई करने में मदद कर सके। और मशीयू ने सफाई करने वाले इस इंसान हुआंग बोंगू का जिक्र किया था, जो इस समय सिटी आर प्रिजन ऑफिस में इंचार्ज से डांट खा रहा था क्योंकि म्यू ने गलती से क्रिमिनल को भागने दिया था। हालांकि चूंकि उसने मशीयू की मदद करने का फैसला किया था तो जाहिर है कि उसके पास इससे निपटने का भी कोई उपाय था ही। उसने अचानक बोलना शुरू किया। उस नए स्कॉटिंग ऑफिसर ने कहा कि कैडी ने भागने से पहले ये कबूल किया था कि उसने जेल के बड़े अधिकारियों को रिश्वत दी थी। इंचार्ज तुरंत घबरा गया और हकलाते हुए बोला, क्या रिकॉर्डर बंद नहीं था? ये पक्का कोई झूठ होगा। लेकिन होंग बोंगू ने कहा कि चूंकि ऐसी अफवाहें मौजूद हैं इसलिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, कृपया सहयोग करें डायरेक्टर। इस पल उसने आखिरकार अपना अथॉरिटेटिव रूप दिखाया। बाकी सारे मामले निपटाने के बाद वो म्यू का बैटल प्लान डिप्लॉयमेंट सुनने के लिए ऑफिस आया। मशीयू ने अगले दिन बेस्टिया की मीटिंग में घुसपैठ करने का फैसला किया, जहां हंटर्स को मारने में माहिर लगभग 8 हाई लेवल अवेकनर्स होने वाले थे। होंगू कंफ्यूज था, घुसपैठ का मकसद क्या है? मशीयू मुस्कुराया, मकसद एकदम साफ है, उन सभी का नामो निशान मिटाना। जल्द ही बेस्टिया की मीटिंग का समय हो गया। इस बार 3 लोग गायब थे। मरे हुए बच्चे के अलावा बूढ़ा आदमी, रेड डेमन और शर्ली नहीं आए थे। गद्दारों के लेकर सभी की असहमति सुनकर एक निशान वाले आदमी ने उन्हें चुप कराया। गद्दारों के निपटारे के बारे में लीडर आदेश देंगे। लीडर, जिसका नाम कर्ट था, उसने भी कहा, क्यों ना गद्दार को कौन संभालेगा इसका फैसला करने के लिए एक डेथ मैच रखा जाए। इन शब्दों पर सभी शांत हो गए।
नाजुक मौके पर ब्लैक माम्बा हालात संभालने के लिए आगे आया। एक बार तारीख तय हो जाने पर हम गद्दारों से कभी भी निपट सकते हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि उन्हें मीटिंग की लोकेशन और समय पहले से ही पता है। छोटे भूरे बालों वाले आदमी ने बीच में टोकते हुए कहा, तो क्या हुआ? वे यहां तुरंत हमला तो नहीं करेंगे ना? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, घुसपैठियों की घोषणा करते हुए उनके ऊपर एक अलार्म बज उठा। असैसिन बिना मन के खड़े हो गए। हर कोई एक एंट्रेंस संभालने और मुसीबत को खत्म करने की तैयारी करने लगा। 5 असैसिन के जाने के बाद मीटिंग रूम में सिर्फ लीडर कर्ट, ब्लैक माम्बा और पॉर्क्यूपाइन नाम की एक लड़की बचे। साफ तौर पर बेहद ताकतवर दिखने वाले इन बचे हुए असैसिन को देखकर हुआंग बोंगू मन ही मन रोने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई लॉटरी नहीं जीती, फिर आज मुझे ये जैकपॉट क्यों लग गया? समय 30 मिनट पीछे जाता है जब मिनशू का ग्रुप बेस्टिया के मीटिंग रूम के एंट्रेंस पर पहुंचा था। बूढ़े आदमी रेड डेमन ने बताया, यहाँ घुसपैठियों के मॉनिटर्स वाले 5 एंट्रेंस हैं। हर बार अंदर का स्ट्रक्चर बदल जाता है, इसलिए हमें नहीं पता कि कौन सा एंट्रेंस कहाँ जाता है, लेकिन केवल ये 5 एंट्रेंस ही बाहर से जुड़ते हैं और हर रास्ता अंत में सेंट्रल मीटिंग रूम तक जाता है। इसलिए तुम चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, तुम्हारा सामना टारगेट से होगा ही। तो फिर हर एंट्रेंस पर एक इंसान जाएगा, मिनशू ने कहा। जाहिर है उसने हांग बोंगू से उसका पोर्टेबल रेडियो निकलवाया और सभी को निर्देश दिया कि जब भी उनका सामना किसी खतरनाक विरोधी से हो तो वे उसे रेडियो पर कॉल करें। निर्देश देने के बाद ग्रुप आगे बढ़ गया। समय फिर से वर्तमान में लौट आता है। हुआंग बोंगू ने रेडियो पकड़ा हुआ था। वो बहुत कश्मकश में था। वो जानता था कि हर एरिया में लड़ाई होना तय है और रेडियो होने के बावजूद सभी को तुरंत इकट्ठा करना मुश्किल होगा। क्या मुझे पहले विरोधियों को कमजोर करना चाहिए? ये सोचते हुए उसने अपने पैर की थैली से कंचे के आकार के कई बम निकाले और चुपचाप उन्हें मीटिंग रूम के फर्श पर फेंक दिया। पॉर्क्यूपाइन खेलते हुए उन कंचों को उठाना चाहती थी, लेकिन कंचे छूते ही फट गए, जिससे पॉर्क्यूपाइन भी मारी गई। इसके तुरंत बाद एक ग्रेनेड नीचे फेंका गया, लेकिन ब्लैक माम्बा ने उसे वापस मोड़ दिया और वो ग्रेनेड हुआंग बोंगू के एंट्रेंस पर फट गया। हुआंग बोंगू जल्दी से नीचे कूद गया। ब्लैक माम्बा ने जाहिर तौर पर उसकी पहचान जान ली थी। हालात को देखते हुए हुआंग बोंगू ने निराशा से सोचा, धत तेरी की, सिर्फ एक ही हाथ लगी। उसने आतंकवादियों को दबाने के लिए पहले ही मैजिकल ग्रेनेड्स फेंक दिए थे। फिर भी वे दोनों बिना किसी खरोंच के बच गए, खासकर वो लीडर जैसा दिखने वाला आदमी। उसकी क्या कहानी है? लेकिन बात अब यहाँ तक आ चुकी थी, वो सिर्फ लड़ ही सकता था। जब हांग बोंगू के टेलीकिनेटिकली कंट्रोल किए गए उड़ते हुए चाकू से उसका चेहरा कट गया, तो ब्लैक माम्बा आह भरते हुए बोला, मैं भूल गया था कि तुम्हारी स्किल टेलीकिनेसिस है। यहाँ हांग बोंगू दूसरों की तेज हीलिंग स्पीड को देख रहा था, सोचते हुए कि सिर्फ माना को मैनिपुलेट करने से ही इतनी स्पीड और स्टैमिना मिल सकता है। जब वो सोच ही रहा था कि ब्लैक माम्बा उस पर झपट पड़ा और एक ही मुक्के से उसे जोर से दीवार पर दे मारा। दुश्मन को बहुत ज्यादा ताकतवर देखते हुए हांग बोंगू ने सपोर्ट मांगने के लिए जल्दी से अपना रेडियो निकाला। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, ब्लैक माम्बा ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसे हांग बोंगू की मदद मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला कौन आ रहा है? रेड डेमन या वो बदबूदार भेड़िया, या फिर शायद वे सभी? जैसे ही उसने ये कहा, 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया।